मैनपुरी बार एसोसिएशन कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं ने दीवानी के अधिवक्ताओं के साथ मिलकर की प्रेस वार्ता। देखें रिपोर्ट। अजय जी, जिस तरीके से कल जिलाधिकारी ने कल पीसी करके जो आरोप लगाए हैं अभियुक्ताओं के ऊपर, किस तरीके के आरोप हैं और क्या लग रहा है? ये आरोप जो लगाए वास्तविकता ये है कि वो कह रहे हैं कि अधिवक्ताओं ने या तो पढ़ा नहीं है या जानकारी नहीं है या अल्पज्ञ है। ऐसी बात नहीं है, वो कहना उनका गलत है, तो उनका खंडन करता हूँ। उसका कारण है कि उन्होंने एक प्रश्न मुख्य उठाया है कि ये साहित्य करने का कोर्ट यहाँ पर संवैधानिक रूप से चल रहा है। एक बार कहा है कि इस कोर्ट को हम बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ कहा है उन्होंने कि इसमें नए दायरे नहीं लिए जा सकते। हम आपको पहले बड़ा स्पष्ट बता दूँ, पूरा प्रश्न यही है कि नए दायरे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके संबंध में हमारे साथी अधिवक्ता ने काफ़ी व्यू क्लियर किया है। साथ में बता दूँ कि ये राइस साइड प्रथम श्रेणी का पब्लिक राइस है। ये सन 1953 में जनरेट हुआ था, तब यहाँ करेंसी एक्ट के मुख्य में जाते थे। और उसके बाद 1956 के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी एंड रेगुलेशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत ये धारा 229 76 और 209 के मुकदमे सुने जाते थे। और जब राज्य संहिता आ गई, इसी कोर्ट में इस सेक्शन बदल गए, धारा 144 116 और 214 सुने जाते हैं। अब वहाँ आया कि इस केस इस कोर्ट में केस दायर करने का प्रश्न। तो इसमें बड़ा स्पष्ट बता दूँ, माननीय कलेक्टर साहब को जानकारी नहीं है कि ये LR एक्ट 1901 के सेक्शन 15 और 18 के तहत ये कोर्ट जनरेट हुआ है। और इस कोर्ट को जनरेट होने की मैं डेट ही बता दूँ क्लियर कि ये जून 1953 को स्टार्ट हुआ है और इसके सारे अभिलेख राज्य परिषद में हैं। और यहाँ भी शासन के निर्देश से ये चालू हुआ था। मैं नोटिफिकेशन संख्या भी बता दूंगा, लेकिन इन्होंने सारे मेरे अभिलेख कोर्ट से संबंधित मिसप्लेस कर दिए हैं और अधिवक्ताओं पर एक संदेह की नज़र से देख रहे हैं और आरोप गलत लगा रहे हैं। इस कोर्ट में जो असिस्टेंट कलेक्टर की नियुक्ति हुई थी सेक्शन 15 और 18 के तहत हुई थी, और वही उत्तर प्रदेश जमींदारी रेगुलेशन लैंड रिफॉर्म एक्ट सेक्शन 15 उसमें उन्होंने क्लियर दिया है कि जो LR एक्ट 1901 के तहत दी गई व्यवस्थाएं के तहत जो सेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, एज इट चलेगा। तो जमींदारी रेगुलेशन लैंड रिफॉर्म में वही व्यवस्था आ गई, और वही व्यवस्था ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के सेक्शन 8 में 8 के सेक्टर B में ये व्यवस्था की गई है। नहीं, सेक्शन 4 के सेक्टर 8 के सेक्टर B ये व्यवस्था दी गई है कि संहिता के अधीन कलेक्टर सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचना द्वारा सशक्त प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर पूरा वही काम करेगा जो कलेक्टर को पावर है, और जो जिलाधिकारी को है सारे पावर उसमें निहित है। और मुख्यालय पर एक कोर्ट जो पूर्व से चल रहा है, उसी क्रम में इसको परस्यू कर दिया गया शासन से। अब जिलाधिकारी का कहना है जो कोर्ट अब तक चलता रहता वो नियमों अनुसार नहीं था, लेकिन अब जो चलेगा वो नियमों अनुसार चलेगा। मैं कह तो रहा हूँ, मैं उसी पर सफाई दे रहा हूँ कि ये जो नियम मैं दे रहा हूँ LR एक्ट की धारा 15 और 18 के तहत, ये मैं खोले बैठा हूँ, ये दवा है यहाँ मैं स्पष्ट दे रहा हूँ, उसमें ये व्यवस्था की गई और शासन के निर्देश से चालू किया गया है। और मैं पढ़ के सुना दूँ, शासन आदेश संख्या के कलेक्टर महोदय को ज्ञात है, लेकिन इन्होंने क्या कह दूँ, अब भद्दे शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता है मुझे, इन्होंने छुपा के रख लिया है। और इसको जो है दिया है सेक्शन 15 में, असिस्टेंट कलेक्टर द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंटेड टू ईच डिस्ट्रिक्ट एज मैनी अदर पर्सन एज
इसके तहत ये अपॉइंटेड किया गया है और ये सेक्शन 18 में इसकी व्याख्या दी गई है सर। इसकी जो है सब डिविजनल ऑफिसर एंड एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर और इसके सेकंड सब क्लॉज में सेक्शन 18 के सच असिस्टेंट कलेक्टर शैल बी कॉल्ड एंड असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज ऑफ द सब डिविजनल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर एंड शैल एक्सरसाइज ऑल द पावर एंड द डिस्चार्ज। सभी को पावर है इनके पास, क्योंकि ये कोर्ट जनपद में बढ़ते हुए मुकदमों के आधार पर मुख्यालय पर जब चूंकि तहसीलों में जो उस समय हड़ताल में भी उस समय बड़ा ज़्यादा न होने के कारण मुख्यालय पर यहाँ पर जब जनपद इटावा, जनपद फरीदाबाद, जनपद मैनपुरी, जनपद एटा, ये सारे यहाँ पर थे, तो ये मुख्यालय पर विशेष अदालत जनरेट की गई थी। वो जनरेट अदालत आज दिन तक चली आ रही है और जो चली आ रही है उसको खत्म करने का शासन से कोई निर्देश नहीं हुआ है। ये गलत फहमी डीएम साहब है, इसको खत्म कर दिया गया है। हम ये कह रहे हैं कि वो हमें शासन दे दीजिए। अब वो डिफाइन कहाँ करते हैं? डिफाइन करते हैं राज्य संहिता पर, और राज्य संहिता में स्पष्ट प्रोविजन दिया है सेक्शन 4 का सब 8 सब बी, जहाँ अभी भी नहीं है वहाँ शासन ने फिर क्रिएट कर दिए, लेकिन हमारा क्यों पहले चल रहा है, नया शासन ने क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए अब कोई भी कलेक्टर किसी भी जनपद में न तो कोर्ट जनरेट कर सकता है न अगला स्टेप क्या होने वाला है आपका? देखिए अगले स्टेप के बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले हम ये कलेक्टर हमारे जो है या तो मिसगाइड है या मनमुक्ति है, और मनमुक्ति होने के कारण ये अपना स्टेटमेंट गलत बार बार दे देते हैं। और आगे का स्टेप ये है कि ये कोर्ट उनको चलाना ही पड़ेगा, इसे बंद नहीं कर सकते, हम इसके दायरे लेना बंद कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि सहायक कलेक्टर को डेफिनेशन तहसीलदार की दी थी, जो कि इसमें स्पष्ट बता दूँ, ये शासनादेश है सूचना संख्या उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006, सूचना संख्या अधिनियम 8 और सन 2012 की धारा 14, धारा 2, धारा 219 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सत्य अधिनियम की धारा 67 का अधीन विहित रूप से सहायक कलेक्टर के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए दिनांक 11 फरवरी 1916 को तहसीलदार को ये शक्ति प्राधिकृत में दी गई थी। इसके लिए केवल प्रयोग करने के लिए कि आप एक धारा 67 में ये शक्ति प्रयोग कर सकते हैं, बाकी मुकदमों में नहीं। इसलिए ये समीक्षा कर रहे हैं कि सहायक कलेक्टर का मीन्स तहसीलदार है, नहीं है। सहायक कलेक्टर को करने का मीन्स यही जो उपजिला अधिकारी का पावर है वही सेम है। तो अगला स्टेप क्या होने वाला है सोमवार को आपका? ऐसा है, हमारा अगला स्टेप जो होगा वो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, जनपद स्तर से चल ही रहा है और ये आंदोलन गति पकड़ेगा। और जब तक डीएम साहब ये अगर समझ रहे हैं कि हम व्याख्या गलत कर रहे हैं या हमें समझने की क्षमता नहीं है, मैं डीएम साहब को चैलेंज करते हैं हमारे साथ डिबेट कर दें और डिबेट करके हम उनको सिद्ध कर दें कि ये कोर्ट हमारा वैधानिक है, तो मान लें। ठीक, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ।